बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा 1.3 एक्सरसाइज की लास्ट टाइप आज हम सॉल्व करेंगे और जो टाइप नंबर 5 है, लास्ट टाइप जो है ये किस तरह की है, इसकी शेप कैसी होती है, ज़रा इस पर बात कर लीजिए। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। अब इसे मैं आपको यूं बताता हूं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनमें फैक्टर्स बने हुए हैं, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना सिखाया था तो वहां आपको बताया था इस तरह से x पे पावर 1 की शक्ल में ये शेप्स हैं। और अभी आपके सिलेबस की हद तक अगर बात करें तो x का कोफिशिएंट भी 1 ही होगा। आपके सिलेबस के तमाम क्वेश्चंस, आपके आखिरी 2 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो इस टाइप के हैं और एक एग्जांपल नंबर 5। तो x का कोफिशिएंट भी 1 होगा और x पे पावर भी 1, और ये फैक्टर्स कितने होंगे? 4 होंगे, तादाद में 4 होंगे। ये इसकी पहचान है। इस पहचान को ज़हन में रखिए, आपको हल करना आसानी से समझा देते हैं। इसको सबसे पहले बेटा जी आपको रीअरेंज करना पड़ता है। ये देखिए एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 5। आपने ज़रूर पिक कर लिया होगा कि हाँ जी 4 फैक्टर्स हैं और चारों लीनियर हैं, x पे पावर भी 1 है और हर जगह पे x का कोफिशिएंट भी 1 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये पहले से तरतीब लगे हुए मिल भी सकते हैं। आपने एक ख़ास बात जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि क्या इनकी पोजीशन ठीक है, क्या इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। ये चेक कैसे होगा? ये जो आपको इक्वेशंस दी जाएंगी ये इस तरह की पोजीशन ज़रूर रखती होंगी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इनके कांस्टेंट्स को अगर सॉल्व करें तो ये बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ मैंने जनरली कह दिया दैट a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, क्योंकि यहाँ यही पोजीशन कंसीडर की जा रही है। अब यहाँ देखिए, क्या -1 + 2 को हल करें तो कितना आता है? 1, लेकिन 8 और 5 को हल करने से 1 तो नहीं आ रहा, तो ये पोजीशन सूटेबल नहीं है। हमें खुद से इसे रीअरेंज करना होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? रीअरेंजिंग। अब रीअरेंज कैसे करना है, ये आपने यही चीज का ख्याल रखना है। वो 2 पेयर्स इकट्ठे लिख दीजिए जिनके कांस्टेंट्स हल करने पे बैलेंस रहते हैं। जैसे यहां देखिए बेटा, -1 और 8 को सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, क्या मिला? 7। और 2 और 5 को हल करने से भी क्या मिल रहा है? 7। तो ये वो सूटेबल पेयर्स हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए जब रीअरेंज किया है तो मैंने x माइनस 1 के साथ x प्लस 8 को लिखा है और x प्लस 2 के साथ x प्लस 5 को लिखा है। तो ये बात समझ आ गई आपको किसे किसके साथ लिखना है? जिन दो के, यहाँ पे दो को आपने मल्टीप्लाई करना है, सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं करना। कौन से 2 को मल्टीप्लाई करना है? जिनके कांस्टेंट्स को सॉल्व करने पे बराबर वैल्यू आए। जनरली इस बात का ख्याल रखिएगा जहन में, इस टाइप के साथ आपके सिलेबस में ये बातें ज़रूर पूरी होती हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी की पोजीशन रहती है। तो हमें भी यही मिला जहाँ पे देखने को। ऐसा करते हैं बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी बुक्स खोलिए और आप मुझे बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें किसका पेयर किसके साथ बनेगा। 1 और 3 को हल करने पे 4 आता है और -5 और -7 को हल करने पे तो -12 आता है। सो जिस शक्ल में ये रकम मौजूद है ये मुनासिब अरेंजमेंट नहीं है। फिर क्या करें? आप ऐसा कीजिए कि 1
और -5 को सॉल्व कीजिए, क्या मिलता है। मतलब मैं पहले फैक्टर को तीसरे के साथ कंसीडर कर रहा हूँ, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4, और 3 और -7 ये भी क्या दे रहे हैं, ये भी -4 दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि पहले और तीसरे पेयर को इकट्ठा रखना पड़ेगा और सेकंड और फोर्थ वाले को। इसी तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 के साथ भी कर लीजिएगा। ये तो हो गया कि हमें अब पता है कि कौन से को किसके साथ मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं एक्चुअली माइंड में, अभी मैं आपको वो पहले बताता तो आपको समझ नहीं आनी थी, मैं आपको वो दिखा के वो स्टेप जो है वो समझा दूंगा। हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद जो हमें दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मिले उनकी दो टर्म्स पार्ट 2 और पार्ट 1 वाले टर्म्स सेम होनी चाहिए। यही हमारा मेन टारगेट था। इसके लिए ये सारी बातें आपको बताई हैं कि आप इस चीज़ को जहन में रख के लेके आइए, आपका ये टारगेट ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर ये नहीं पूरा हो रहा तो फिर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत सिंपल सी है, समझ आ गई होगी। पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से, और 8x - x से 7x मिल गया। इसी तरह से इस हिस्से पे, यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। दो लीनियर फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलता है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, दोनों लीनियर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, जैसे आपको बताया कि ये चीज़ सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आपने अरेंजमेंट सही बनाई थी। अब यही वो स्टेप है जहां आके हम वो एमसीक्यू का भी जवाब दे सकते हैं कि जी इसमें किसे क्या पुट करना होता है। तो जो बराबर वाला हिस्सा आ रहा है बेटा उसे कुछ और पुट कर दें, जैसे हम आमतौर पर y पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, x² + 7x को y पुट कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इक्वेशन में x नहीं है, y रह गया। y - 8 × y + 10 = 19। यहाँ पे एक छोटी सी बात, कुछ बच्चों को मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक अक्सर करते हुए देखा है। जैसे हमारी एक आदत बनी हुई होती है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो दो फैक्टर्स आते हैं उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट साइड पे 0 होता है, याद रखिएगा। तो हम उसे आइदर फर्स्ट वन और सेकंड वन = 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, कोई और नंबर है। तो ऐसा नहीं करना कि आप दोनों को कहीं इसके बराबर ना लिख जाइएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 19 तो है, तो ये दोनों खुद 19 नहीं। तो फिर मुझे इसे फिर सॉल्व करना पड़ा। मैंने मल्टीप्लाई किया, पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से, और -19 इस साइड पे आके सॉल्व हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर कहा हुआ हो सॉल्व दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी कहा हुआ होगा रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है। सोल्यूशन की तरफ जाना है तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो बेटा यहाँ का काम भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको पेयर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, तो ज़रूरी नहीं, आप क्या कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि क्या है, -11 है और 9 है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये समझ लें आपका टेस्ट है, आपने इसे खुद करना है। वैसे आपकी बुक पे सॉल्व है, एग्जांपल है क्योंकि ये, लेकिन आपने खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। y की दो वैल्यूज मिलते ही हमें याद आया y किसे रखा था नाम, x² + 7x। तो हर y की जगह पे एज यूजुअल यही कर रहे हैं हम, वापस लिख दिया x² + 7x। फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ गई, लेकिन ये x में है। इस बार इनको सॉल्व करने पे फाइनली हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये भी आपके लिए छोड़ा गया काम, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाए कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x² + 7x + 11 = 0 एंड x² + 7x - 9 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को आपने बच्चों सॉल्व करना है।
फैक्टराइजेशन नहीं होगी यहाँ पे आसानी से, सो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा और ये दो आपको आपके ज़रूर जवाब मिलेंगे। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट है। ये दोनों हमने कहाँ डाल दिए, सॉल्यूशन सेट में लिख दिए। तो इस तरह से हमने टाइप 5 को भी सॉल्व करना सीख लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए टाइप 5 किस तरह की है। इसमें मैंने आपको क्या बातें बताई, फैक्टर्स होंगे कितने, 4। किस तरह के होंगे, लीनियर। लीनियर में कहने का मतलब क्या है मेरा कि पावर 1 वाले। और कोई खास बात बताइए इनकी जी, ये यहाँ इनके कोफिशिएंट्स भी 1 होंगे, x के कोफिशिएंट्स भी 1 होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर इस बात को मान रहे होते हैं क्या कि इनमें से कोई से दो के कांस्टेंट्स का हल बाकी दो के कांस्टेंट्स के हल के बराबर रह रहा होता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि ये अरेंजमेंट सूटेबल नहीं थी, सो हमने -1 के साथ 8, क्योंकि यहाँ से 7 मिल रहा है, और 2 के साथ 5 वाले फैक्टर को रखना मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ से भी 7 मिल रहा है। और इस तरह से ये टाइप सॉल्व हो जाएगी। 1.3 में 5 टाइप्स थी, हर टाइप का एक लेक्चर बनाया मैंने और कोशिश की है कि आपको इस तरीके से समझाया जाए कि आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं आपको उस वक्त उसका जवाब दे सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।